So hello guys, welcome in my ID channel SPT999. This is Vikas and in this particular video I'm going to talk about perceptron. So theoretically we will try to understand what is perceptron and how it works, and then we'll go for the practical part of the perceptron. So definition wise you can say perceptron is just a mathematical function or an algorithm. It behaves like an algorithm. जैसे आपने बाकी की मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पढ़ी हैं, आप इसको बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हो कि ये एक मैथमेटिकल फंक्शन या एल्गोरिदम की तरह है जिसको हम बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो परसेप्ट्रॉन बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो न्यूरल नेटवर्क बनाया जाता है उस न्यूरल नेटवर्क का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब जैसे कोई एक घर होता है तो एक एक ईंट से ब्रिक से मिलकर के बनता है, तो उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक वो ब्रिक है। वैसे ही कंप्लीट न्यूरल नेटवर्क जो बनता है उसमें कलेक्शन ऑफ परसेप्ट्रॉन्स लगाए जाते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए एज ऑफ नाउ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिल्कुल अलग हट करके सोचिए, आप इसको न्यूरल नेटवर्क से अलग हट करके सोचिए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंगल परसेप्ट्रॉन की, परसेप्ट्रॉन के नेचर और बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिविजुअली परसेप्ट्रॉन अपने आप में एक नॉर्मल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की तरह ही एक एल्गोरिदम है, या फिर आप एक मैथमेटिकल मॉडल कह सकते हो या फंक्शन कह सकते हो, जो बेसिकली कुछ इनपुट्स लेता है और उन इनपुट्स के बेसिस पे बाइनरी क्लासिफिकेशंस के रिजल्ट देता है। जैसे कि कोई बाइनरी क्लासिफिकेशन आप एल्गोरिदम यूज करते हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन की तरह। हाँ, परसेप्ट्रॉन का डिजाइन और वर्किंग पैटर्न थोड़ा ऐसा है कि उसे बायोलॉजिकल न्यूरॉन से कनेक्ट किया जाता है कि जैसे बायोलॉजिकल न्यूरॉन काम करता है ठीक उसी तरीके से, या ऑलमोस्ट आप कह सकते हो उसी तरीके से उसका नेचर और बिहेवियर है। तो इसलिए परसेप्ट्रॉन को एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन कहा जाता है, बट टेक्निकली इन नेचर बाय द डिजाइन एक मैथमेटिकल मॉडल है, दैट्स इट। तो परसेप्ट्रॉन को थोड़ा सा और समझने से पहले मैं आपको बायोलॉजिकल न्यूरॉन का थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारी पूरी बॉडी में न्यूरल नेटवर्क होता है, ये नर्वस सिस्टम कहते हैं इसको। पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशंस एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक आती जाती हैं। उन इंफॉर्मेशंस के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या ट्रांसफर करने के लिए बेसिकली ये न्यूरल नेटवर्क यूज किया जाता है, जिसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसको हम बायोलॉजिकल न्यूरॉन कहते हैं। तो जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन है उसका देखिए डिजाइन कैसा होता है। इसका अपना एक सेल होता है, बॉडी होता है, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, ये होता है। इसमें एक एक्सॉन है जो इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए यूज होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट के लिए। यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं, ये जो बेसिकली इंफॉर्मेशंस रिसीव करते हैं ना, तो रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं ये। तो बायोलॉजिकल न्यूरॉन में बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसका मतलब है कि ये जो डेंड्राइट्स हैं ये ओवर द टाइम लाइफ टाइम ये बनते बिगड़ते रहते हैं, इनकी थिकनेस चेंज होती रहती है। लेकिन जो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरॉन है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप कह सकते हो कि ये जो न्यूरॉन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके की जो कैलकुलेशंस हैं इसके अंदर चलते हैं, ऑपरेशंस चलते हैं, जो बेसिकली इंटरप्रिटेबल नहीं है। तो अगर आप इसके कंपैरिजन में देखेंगे तो हमारा जो मैथमेटिकल न्यूरॉन है या परसेप्ट्रॉन जिसे हम कह रहे हैं वो बेसिकली बहुत सिंपल सा है और उसकी कैलकुलेशंस बहुत सिंपल सी हैं इसके कंपैरिजन में। बट फिर भी क्योंकि इसी की तरीके का फंक्शन परफॉर्म करता है काफी हद तक, तो इस वजह से हम इसको कंपेयर करते हैं उससे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी कुछ इनपुट्स होते हैं और इनपुट होने के बाद यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म होती है और उसके बाद यहाँ पे एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है जो बेसिकली फाइनली एक आउटपुट जनरेट करता है, एक बाइनरी क्लासिफिकेशन का आउटपुट जनरेट करके हमें देता है। तो डिजाइन वाइज और फंक्शन वाइज आप देख सकते हो कि काफी हद तक ये बायोलॉजिकल न्यूरॉन से थोड़ा सा मैच खाता है, इस वजह से लोग इसको परसेप्ट्रॉन को आर्टिफिशियल न्यूरॉन कहते हैं। अब अगर आप इसके वर्किंग की बात करोगे तो आपके पास लीनियरली सेपरेबल डेटा है, तो परसेप्ट्रॉन वहां पे इस तरीके से काम करता है, एक लाइन ड्रॉ करके ये दोनों को सेपरेट कर सकता है, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन में हम लोग देखते आए हैं। बट परसेप्ट्रॉन की लिमिटेशन यही है कि वो लीनियरली सेपरेबल डेटा या सॉर्ट ऑफ लीनियर डेटा पे ही काम कर पाता है। अगर नॉन लीनियर डेटा है तो उस पे परसेप्ट्रॉन अकेले काम नहीं कर पाता है, और यही परसेप्ट्रॉन की फेलियर के रीजन रहे हैं स्टार्टिंग में कि परसेप्ट्रॉन बनाया गया बट बाद में पता चला कि वो नॉन लीनियर डेटा पे काम नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से वो फेल हो गया ऑलमोस्ट करके। तो उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ उस टाइम पे। फिर आगे चल के उसका सोल्यूशंस निकाला जेफरे हिंटन ने, और उन्होंने बताया कि हम मल्टीपल परसेप्ट्रॉन्स कंबाइन करके नॉन लीनियर डेटा पे भी इसको ट्रेन कर सकते हैं।
तो खैर इसके आगे हम लोग चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमने कुछ रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया है, परसेप्ट्रॉन फंक्शन को भी इंपोर्ट कर लिया है, sklearn का पार्ट है, लीनियर मॉडल के अंदर मिलेगा आपको। और यहाँ पे हम कुछ डमी डेटा क्रिएट कर रहे हैं। हम बेसिकली बनाने वाले हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम ये देखेंगे किस तरीके से ये लीनियर डेटा पे काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम एंड के लॉजिक से काम करने वाले हैं, एंड और को प्लॉट करके देखेंगे परसेप्ट्रॉन फंक्शन का यूज करके कि इसमें किस तरीके से वो सेपरेशन कर रहा है। देन हम एक्सॉर डेटा पे काम करेंगे। एक्सॉर बेसिकली नॉन लीनियर होता है। तो यहाँ पे हमने एक डेटा क्रिएट किया जिसमें हमने और के लिए यहाँ पे डेटा क्रिएट किया है कि अगर दोनों कंडीशन जीरो है तो जीरो, अगर एक भी कंडीशन कोई ट्रू है तो उसमें से ट्रू आएगा। तो ये हमारे लिए x है और ये y है जो इनपुट और आउटपुट का काम करेगा, मतलब इनपुट हमारा ये होगा और आउटपुट हमारा ये होगा। मैं इसको रन कर लेता हूँ। देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, मॉडल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं परसेप्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परसेप्ट्रॉन फंक्शन को बेसिकली कॉल करेंगे और इसमें हम इटरेशंस प्रोवाइड करेंगे कि ये कितने इटरेशंस चलने वाला है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे 1000 इटरेशंस इसको चलाया। ईटा 0 की वैल्यू दे देते हैं। ये बेसिकली लर्निंग रेट होता है कि हर एक इटरेशन में ये लर्निंग कितनी करेगा। एंड उसके बाद रैंडम स्टेट में हमने यहाँ पे दे दिया 42, ठीक है। और बस हमारा मॉडल यहाँ पे रन हो गया। देन हम अपने डेटा के साथ इस मॉडल को फिट करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन कॉल हो चुका है, डॉट फिट लगा के फंक्शन को कॉल कर दो, x एंड y को यहाँ पे पास करो, आपका मॉडल फिट हो चुका है एंड ट्रेन हो चुका है। नाउ फाइनली हम इनपुट्स और आउटपुट के बेसिस पे रिजल्ट जनरेट करेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर इनपुट इन x में से डेटा निकालेंगे। मैं हर एक को अलग अलग आउटपुट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करके फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे अपने इनपुट को एक लिस्ट के फॉर्मेट में पास करते हैं और इसके बाद यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो f स्ट्रिंग बना लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये इनपुट्स हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमें जा रहे हैं और हमारा जो मॉडल है वो ये आउटपुट दे रहा है। दैट मीन्स इट इज वर्किंग फाइनली, कि ये हमारा और डेटा पे काम कर रहा है। अब अगर इसी को आप चेंज करना चाहते हो तो आप एंड डेटा पे भी कर सकते हो। तो एंड में आउटपुट चेंज होता है कि सभी जीरो हो जाते हैं और लास्ट में जहाँ पे दोनों ही 1 है वही हमें फाइनली एक 1 रिटर्न करता है। तो बस हमें डेटा चेंज करना है और आप इसको रन करके देख सकते हो। और उसके बाद हमें इसे मॉडल पे फिट करना है। फिट करने के बाद हम ये वाली लाइन को रन कर देते हैं। तो देखो आउटपुट में ये काम कर रहा है। तो एंड और हमने चेक कर लिया और क्यों ना इसको हम लोग प्लॉट करके भी देख लें। तो मैं यहाँ पे डेटा इज इक्वल pd डॉट एक ब्लैंक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ। देन मैं इस पे कुछ जैसे कि इनपुट 0 करके कॉलम बनाऊंगा जिसपे मैं x पास करूंगा। x में रोज मुझे सारी चाहिए होंगी और कॉलम मुझे 0 चाहिए होगा। ये पहला इनपुट हो जाएगा एंड सेम मुझे कॉलम 1 चाहिए होगा इनपुट 1 के लिए एंड देन मुझे यहाँ पे चाहिए होगा y एज एन आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेटा मिल गया। अब इस डेटा को मुझे प्लॉट कर देना है। तो मैं प्लॉट उठा करके कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले SNS को कॉल करो और यहाँ पे स्कैटर प्लॉट आपको मिलेगा, ठीक है। स्कैटर प्लॉट में आपको पास करना है आपका डेटा। x एक्सिस पे क्या रखना है आपको, तो मैंने लिखा x इज इक्वल डेटा डॉट इनपुट 0, y एक्सिस पे क्या रखना है। एंड अगर मुझे थर्ड डायमेंशन भी ऐड करना है तो एक ह्यू नाम का एट्रीब्यूट है, तो इस पे मैं डेटा डॉट आउटपुट को ऐड कर दूंगा। इसको रन कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे कॉमा लगाना था एंड दिस इज आउटपुट। अब यहाँ पे डॉट्स जो है उनका साइज काफ़ी छोटा लग रहा है। तो एक यहाँ पे प्रॉपर्टी है s इज इक्वल, तो यहाँ पे आपको साइज दे दो। जैसे मैंने यहाँ पे 250 दे दिया तो साइज थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दिया। तो ये मैंने प्लॉट कर दिया यहाँ पे इन सभी वैल्यूज को। एंड इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस पर एक लाइन भी प्लॉट कर देता हूँ। तो एक लाइन प्लॉट करने के लिए मैं x फिर से क्रिएट कर लेता हूँ। x1 इज इक्वल np डॉट लाइन स्पेस -1 से लेकर के +1 के बीच में मुझे 4-5 वैल्यूज चाहिए। और इक्वेशन बनाने के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे -1x मतलब mx, ठीक है, प्लस मैं कर देता हूँ 1, ठीक है। तो ये मेरे लिए बन गया एक डेटा सेट जिसको इसके साथ में प्लॉट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ plt डॉट प्लॉट डायरेक्टली और इस पे x1 y1। ओके, सॉरी मुझे x1 करना था यहाँ पे, ठीक है।
एंड अगेन एक बार रन करते हैं। सी दिस इज योर लाइन विच इज सेपरेटिंग बेसिकली दिस लीनियरली सेपरेबल डेटा इनटू टू पार्ट्स। तो यहाँ से बता रहा है इधर वाला अलग है और ये इधर वाला जोन अलग है। इसी तरीके से ये बेसिकली एंड का डेटा है, आपको पता है कि एंड के लिए काम कर रहा है। आप डेटा में चेंजेस कर दो यहाँ पे, इसको मैं बोल देता हूँ 1, इसको बोल देता हूँ 1, इसको मैंने रन कर दिया। देन एक बार फिर से इसको हम फिट कर देते हैं, फिट कर दिया। यहाँ पे हमने इसको भी रन कर लिया सो दैट हमें और का आउटपुट मिल जाए। और इसमें थोड़े चेंजेस चाहो तो कर सकते हो आप, अदरवाइज रहने देते हैं। और यहाँ पे इसको भी रन कर दीजिएगा और सी यहाँ पे ये अगेन एक लाइन जो है वो सेपरेट कर रही है डेटा को लीनियरली। तो ये एक सॉर्ट ऑफ लीनियर डेटा है जिसको परसेप्ट्रॉन मॉडल बड़ी आसानी से सेपरेट कर सकता है। अब यही हम परसेप्ट्रॉन मॉडल को एक्सॉर डेटा पे यूज करेंगे। एक्सॉर बेसिकली नॉन लीनियर डेटा होता है, तो हम नॉन लीनियर डेटा पे परसेप्ट्रॉन को यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने डेटा में चेंजेस करे, हमने 0 आउटपुट में 1 1 और 0 कर दिया है, क्योंकि एक्सॉर हमारा ऐसे ही काम करता है, जहाँ पे नंबर ऑफ वंस इवन नंबर होते हैं वहाँ पे 0 और 1 कर देता है अगर नंबर ऑफ 1 जो है वो ऑड है। तो हमने एक बार डेटा चेंज किया एंड देन इसको वापस से फिट किया। यहाँ पे हमने आउटपुट को अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, तो आपको आउटपुट से भी पता चल जाएगा कि देखिए एक्चुअल जो आउटपुट होना चाहिए था वो 0 1 1 0 होना चाहिए था, लेकिन इसने जो आउटपुट दिया है वो 0 0 0 दिया है। तो इससे भी पता चल रहा है कि जो हमारा परसेप्ट्रॉन मॉडल है वो इस एक्सॉर पे काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक्सॉर एक नॉन लीनियर डेटा है। और इसको रन करके आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो, ये हमारा डेटा है और इसको हमने एक बार फिर से प्लॉट किया, सेम लाइन पे हमने प्लॉट कर दिया। तो अभी आप आउटपुट पे भी देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर सेपरेशन नहीं है और हो भी नहीं सकता इस एक लाइन से। अब इस लाइन को आप किसी भी एंगल से ड्रॉ करके देखो, ये इस डेटा को प्रॉपरली सेपरेट नहीं कर सकती है, क्योंकि ये लीनियरली सेपरेबल डेटा नहीं है, नॉन लीनियर डेटा है। सो दैट वाज द प्रॉब्लम बेसिकली विद परसेप्ट्रॉन। बट परसेप्ट्रॉन को हम अलग अलग प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं नॉर्मली एल्गोरिदम की तरह। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम इसको किसी नॉर्मल प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं। तो मैं डेटा सारा क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक डेटा सेट इंपोर्ट करने वाला हूँ pd.readcsv। इस फाइल में इस हमारे पास एक result.csv है। इस फाइल में आपको कुछ डेटा दिखाई देगा, तो मैं इसको रन करके df को यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। IQ और परसेंटेज के बेसिस पर रिजल्ट है, ठीक है, किसी का IQ क्या है और उसके परसेंटेज क्या है और उसके बेस पे यहाँ पे रिजल्ट है कि वो फेल है कि पास है। इस डेटा को आप चाहो तो प्लॉट करके यहाँ पे देख सकते हो, sns.scatterplot। डेटा हम लोग df दे देते हैं एंड df.iq हमारे लिए इनपुट का काम करेगा। हम लिख सकते हैं x इज इक्वल एंड देन यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल df.result। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये डेटा है जो लीनियरली सेपरेबल है, सॉर्ट ऑफ लीनियरली सेपरेबल है। अब इस पे हम लगाने वाले हैं अपना परसेप्ट्रॉन मॉडल। तो हम लिखते हैं मॉडल इज इक्वल परसेप्ट्रॉन मैक्स इटर इज इक्वल 5, इटरेशंस 5 दे दे रहे हैं एंड रैंडम स्टेट कुछ भी दे देते हैं यहाँ पे 42 और इसको रन कर देते हैं। मॉडल डॉट फिट यहाँ पे हम पास कर देते हैं अपना डेटा। तो हमारे लिए डेटा x, y होगा और ये x और y हमें कहाँ मिलेगा, तो हम x इज इक्वल df.ilog फंक्शन लगा के यहाँ से सारी रोज फिल्टर कर लेते हैं और इनपुट में हमें चाहिए होगा 0 से लेके 2 तक के, मतलब सारे कॉलम्स बेसिकली। एंड y में हम यहाँ पे इनपुट करा लेंगे लास्ट वाला कॉलम, ठीक है। तो ये हमारे लिए x और y डेटा हो गया और इसको हम यहाँ पे फिट कर दे रहे हैं। तो हमारा मॉडल बेसिकली ट्रेन हो चुका है और इस मॉडल ट्रेनिंग के बाद हम इसको प्लॉट करके देख लेते हैं, डिसीजन बाउंड्री चेक कर लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे mlextend.plotting का एक छोटा सा मॉड्यूल है जिसमें से हमें प्लॉट डिसीजन रीजन करके एक फंक्शन मिलेगा। इसमें x की वैल्यूज और y की वैल्यूज पास करोगे और मॉडल पास करोगे तो एक डिसीजन बाउंड्री आपको देगा। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, ये लाइन कुछ इस तरीके से आनी चाहिए थी। तो हम इसको अभी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में यूज करके देखेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया कि ये किस तरीके से परसेप्ट्रॉन को किसी नॉर्मल डेटा पे अप्लाई किया जाता है। अब मैं आपको एक रियल डेटा सेट पे बाइनरी क्लासिफिकेशन करके दिखाऊंगा और ये बहुत पॉपुलर डेटा सेट है, आइरिस डेटा सेट, विच इज बेसिकली द पार्ट ऑफ सीबॉर्न। तो मैंने सीबॉर्न से इसको इंपोर्ट कर लिया है। इसमें वर्जेनिका, वर्सिकुलर और सेटोसा 3 कैटेगरीज हैं, बट हम बेसिकली क्योंकि परसेप्ट्रॉन यूज करेंगे और ये एक बाइनरी क्लासिफायर है तो हमारे पास 2 ही क्लासेस होनी चाहिए स्पेसीज में। तो हम पहले तो इसमें से एक स्पेसीज को डिलीट करेंगे, 2 स्पेसीज बचेंगी, उसके बाद जो हमें डेटा मिलेगा
उस डेटा पे हम परसेप्ट्रॉन अप्लाई करेंगे। तो इस डेटा सेट में से हमने दो ये कैटेगरीज निकाली हैं, दो क्लासेस, सेटोसा एंड वर्सिकलर, और हमने एजेंट फंक्शन लगा के फिल्टर किया, मास्किंग कर दिया, तो हमें डेटा सेट मिल जाएगा जिसमें सिर्फ दो ही कैटेगरी में। देखो 150 रोज है इसमें, और अगर मैं इसको रन कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे अगर मैं आइरिस डेटा सेट को चेक करूँ, उसका शेप चेक करूँ, सी 100 मतलब 50 पर क्लासेस हैं यहाँ पे रिकॉर्ड्स, 50 रोज हैं एक क्लास के लिए। तो हमने एक यहाँ पे हटा दिया है, वर्जीनी का हटा दिया है, तो अभी हमारे पास 100 रिकॉर्ड्स हैं। फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज निकाल लेते हैं एक्स एक्सिस के लिए, और ऐसे ही वाई एक्सिस रख लेते हैं, तो हमारे पास एक्स और वाई आ जाएंगे। अभी आप एक्स को यहाँ पे प्रिंट करके देख सकते हो, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई कैटेगरी है। अब इसके बाद एक स्टेप और है यहाँ पे, ये जो क्लासेस आ रही हैं बेसिकली इनको हम लोग लेबल करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और इसके लिए मैं LB इज इक्वल लेबल बाइनराइजर करके एक फंक्शन उसको कॉल करूंगा, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, इन क्लासेस को कन्वर्ट करेगा नंबर्स में, है ना, 0 1 की बाइनरीज में कन्वर्ट कर देगा। तो बस मुझे यहाँ पे लिखना है फिट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे पास कर देना अपने डेटा सेट को y को, और मुझे एक नया डेटा सेट मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना, ये 2 डायमेंशनल लिस्ट हमें देगा एक तरह से, ये देखो। तो मैं चाहता हूँ इसमें से 2 डायमेंशनल डेटा रिमूव हो करके सिंगल डायमेंशन में आ जाए, तो रेवल करके फंक्शन यहीं पे लगा देता हूँ, सी इस तरीके से आ गया, और मैं इसको वापस से y में स्टोर कर लूँगा। तो अभी हमने लेबल एनकोडर लगा करके यहाँ पे लेबल बना दिए अपनी क्लासेस के। अब अगला स्टेप ये होगा कि हम अपने डेटा को स्प्लिट कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पे उसको स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर लगा लेते हैं। तो ये आपने मशीन लर्निंग में किया होगा, ये देखो यहाँ पे एक्सट्रेन, एक्सटेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, हमने टेस्ट साइज दे दिया है 0.2 का, XY डेटा पास कर दिया, स्टैंडर्ड स्केलर लगाया, एक्सट्रेन और एक्सटेस्ट दोनों को यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केल कर दिया है। अब इसको रन करोगे आपको स्केल डेटा मिल जाएगा एक्सट्रेन में, और वाई ट्रेन में आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ये एक्सट्रेन है और इसी में आपको मिल जाएगा एक्सटेस्ट, ठीक है। ये आपका डेटा है जो कि ऑलरेडी स्केल्ड है। एंड फाइनली यहाँ पे अब हमें अपने परसेप्ट्रॉन मॉडल को कॉल करना है और डेटा को फिट करा देना है। तो देखो एक्सट्रेन, वाई ट्रेन, बिल्कुल किसी नॉर्मल मशीन लर्निंग मॉडल की तरह हमने 1000 इटरेशंस दिए, रैंडम स्टेट 42 दिया, और यहाँ पे इसको रन कर दिया, एंड इफ एवरीथिंग इज ओके तो हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा। और फाइनली हम एक्यूरेसी चेक करेंगे कि ये कितना एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम वही क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी, जो एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन है, हमने उसको ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, ये देखो। तो आप मॉडल डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन लगाओ, एक्सटेस्ट पास करो, उसमें से प्रेडिक्शंस मिलेंगे और उसको आप एक्यूरेसी स्कोर को पास करके चेक कर सकते हो। सी परसेप्ट्रॉन मॉडल ने यहाँ क्लासिफिकेशन भी कर दिया है और उसने एक्यूरेसी भी बता दिया कि वो 100% एक्यूरेट आंसर दे रहा है। So this is the way to apply perceptron function on any binary classification problem. So guys, finally हमने classification problem पे इसको यूज कर लिया है। अब मैं perceptron को किसी लीनियर प्रॉब्लम पे भी अप्लाई करके आपको दिखाता हूं। हम परसेप्ट्रॉन को किसी लीनियर प्रॉब्लम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पे जो हमारा एरर फंक्शन है वो मीन स्क्वायर्ड एरर चेंज करना है। सी परसेप्ट्रॉन बाय डिफॉल्ट हिंज लॉस फंक्शन यूज करता है, मतलब काइंड ऑफ हिंज लॉस फंक्शन है जो हम लोग किसी एसवीएम मॉडल में यूज करते हैं। बट परसेप्ट्रॉन का डिजाइन ऐसा है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी है कि हम उसमें अलग अलग तरह के जो लॉस फंक्शंस हैं उनको यूज करके उसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम मीन स्क्वायर्ड एरर फंक्शन को यूज करें, लॉस फंक्शन को यूज करें, तो ये किसी नॉर्मल लीनियर प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। तो अब हम एक डमी डेटा लेने वाले हैं और उस डमी डेटा में से लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे परसेप्ट्रॉन में मीन स्क्वायर्ड एरर फंक्शन को यूज करके। सो गाइज, यहाँ पे हमने मीन स्क्वायर्ड एरर फंक्शन को कॉल कर लिया है। हमें इस बार लेबल एनकोडर की जरूरत नहीं है, तो लेबल बाइनराइजर फंक्शन को हम हटा सकते हैं। इसको रन कर लिया हमने। यहाँ पे हमने एक सीड वैल्यू दी है सो दैट हमारी जो वैल्यूज है, रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है, वो चेंज ना हो बार बार। एंड इसके बाद हमने एक डमी डेटा क्रिएट किया है। आप भी कुछ इस तरीके का डेटा रैंडमली जनरेट कर सकते हो। इसको हमने रन कर लिया और हमारे पास एक्स और वाई का डेटा आ गया है। फाइनली हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, सी यहाँ पे जब भी आप किसी लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम में कॉन्टिन्यूस डेटा यूज कर रहे हो और उसको आप बाइनरी क्लासीफायर यानी कि परसेप्ट्रॉन से सॉल्व करने वाले हो, तो परसेप्ट्रॉन को हम यहाँ पे किस तरीके से यूज करेंगे, देखो। हमें अपने इस डेटा को डिजिटाइज करना होता है, मतलब कि डिस्क्रीट नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिस्क्रीट नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है डिजिटाइजर, ठीक है। उसमें हम y को पास करेंगे
और यहाँ पे बिन्स नाम का एक एट्रीब्यूट होता है। बिन्स में हमें बताना होता है कि हम कितने बिन्स क्रिएट करने वाले हैं। देखिए बिन्स क्या है बेसिकली, जैसे हिस्टोग्राम में होता है बिन्स, तो हमारे पास ये जो डेटा आया हुआ है हम इसको एक रेंज में डिवाइड करेंगे और हम ये बताएंगे फिर कि कौन सा डेटा किस रेंज में आ रहा है। जैसे मान लो कि हमने 1 से 10 के बीच का एक रेंज बना लिया कि हमारा एक रेंज है 1 से 10 का, एक रेंज है 10 से 20 का, एक रेंज है 20 से 30 का। तब हम बताएंगे कि ये वाला हमारा किस रेंज में आ रहा है 1 से 10 वाले में, तो हम उसका इंडेक्स नंबर दे देंगे कि हमारे किस बिन्स में आ रहा है ये 1 0 अगर मान लें तो 0, तो ये 0 में आएगा, ये भी 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 0 में आएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ, जैसे डिजिटाइजर हम फंक्शन यूज करने वाले हैं तो हम इसमें बिन्स का रेंज बताएंगे कि हम कौन सी रेंज लेने वाले हैं, कहाँ से कहाँ तक। तो हम यहाँ पे लाइन स्पेस फंक्शन यूज करेंगे और इसको बोलेंगे कि हमारे पास जो y में डेटा है ना, y में उसकी मिनिमम वैल्यू ले लो और उसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लो, उसी के बीच में हमें कितने बिन्स क्रिएट करने हैं, 10 बिन्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। और क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से होती है और इसका जो इंडेक्सिंग होता है वो बाय डिफॉल्ट 1 से होता है, तो हम 1 माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो डिजिटाइज है फंक्शन का नाम, हमने डिजिटाइजर लिख दिया है सी। तो यहाँ पे 10 बिन्स उसने बनाए हैं और हर एक नंबर को बताया कि कौन सा नंबर किस बिन में आ रहा है, ठीक है, कौन सा नंबर किस बिन में आ रहा है। अगर मैं ये रेंज आपको दिखाऊं कि ये रेंज क्या है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और 10 दे देता हूँ यहाँ पे। तो ये रहे बिन्स, इस जो y डेटा था उसके 10 बिन्स हमने बनाए हैं, मतलब कि 0 से लेके 2 तक का एक रेंज है, एक 2 से 5 तक का एक रेंज है, 5 से 8 तक का एक रेंज है, 8 से 11 तक का एक रेंज है। ऐसे करके हमने 10 रेंजेस बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पे बिन्स एट्रीब्यूट क्या करेगा, y की सारी वैल्यूज को उठाएगा, पिकअप करेगा 1 बाय 1 और ये बताएगा कि कौन सी वैल्यू किस वाले इंडेक्स नंबर की रेंज पे आ रहा है, मतलब इस रेंज पे आ रहा है या इस रेंज पे आ रहा है या इस रेंज पे आ रहा है, तो वही इंडेक्स नंबर यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो बेसिकली हमारे पास जो कॉन्टिन्यूअस डेटा था उसको हमने इस तरीके से डिस्क्रीट नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो हम इसको एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं डिस्क्रेटाइज फंक्शन, सॉरी वैल्यूज, ऐसे करके एक नाम दे देते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल है जिसपे सारे डिस्क्रीट नंबर्स आ चुके हैं कॉन्टिन्यूअस को कन्वर्ट करके। अब यहाँ पे हम स्केल करेंगे इस डेटा को, स्केल करने के बाद हम उसको परसेप्ट्रॉन मॉडल में ट्रेन करेंगे। तो हम यहाँ पे कोड रन कर लेते हैं। ये रहा हमारा डेटा, स्टैंडर्ड स्केलर हमने कॉल किया, फिर ट्रांसफॉर्म मैक्स को पास किया, देन स्केल किया एंड उसके बाद हम इसको परसेप्ट्रॉन फंक्शन कॉल करके इसमें अपने स्केल डेटा को और वाई डिस्क्रेटाइज डेटा को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो ये वेरिएबल डिस्क्रेटाइज है ओनली, है ना। हमने इसको रन कर लिया, हमारा परसेप्ट्रॉन मॉडल रन हो चुका है फाइनली। तो हम अपने मॉडल से कुछ प्रेडिक्शंस लेंगे अपने इस एक्स स्केल डेटा को पास करके और यहाँ से प्रेडिक्शन ले लिया। देन हमने अगेन y के लिए एक बिन क्रिएट किया हुआ है और उस बिन के अंदर हमने अपने इस डिस्क्रेटाइज डेटा को पास किया है सो दैट हम एक प्रेडिक्शंस ले सकें कि एक्चुअल में इसने क्या रेंज दी हुई है, क्या इंडेक्स नंबर दिया हुआ है उस डिस्क्रेटाइज डेटा को, और यहाँ पे हमें प्रेडिक्टेड डेटा मिल जाएगा। फाइनली हम यहाँ पे एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप मीन स्क्वायर्ड फंक्शन को कॉल करोगे y और y प्रेड के साथ तो आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी, 93% के आसपास एक्यूरेसी दे रहा है। सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट परसेप्ट्रॉन। हमने परसेप्ट्रॉन का प्रैक्टिकल समझा, अगेन उसका लॉस फंक्शन, उसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट डिटेल में हम लोग मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। Like, share and subscribe the channel, and if you have any doubt or question then you can comment, and thanks for watching.